हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल और ये हमारे वीडियो का पार्ट 12 है। स्टूडेंट, हमारे इस चैप्टर में दो टॉपिक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो फ्रैक्शन टॉपिक हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अब हम डेसिमल टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 करने से पहले हम डेसिमल टॉपिक को समझेंगे। तो फ्रैक्शन टॉपिक में हमने क्या क्या समझा था वह हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, फ्रैक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था। फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। एक फ्रैक्शन को आप एक होल नंबर से किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यह हमने जाना। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है यह हमने जाना। मिक्स फ्रैक्शन ऑफ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए यह हमने समझा। फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ ऑफ फ्रैक्शन में ऑपरेटर ऑफ क्या वर्क करता है यह हमने समझा। मल्टीप्लाइकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए यह हमने समझा। वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, दो प्रॉपर फ्रैक्शन है उनका हम प्रोडक्ट करें तो क्या वैल्यू मिलेगी यह हमने जाना। दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर हम प्रोडक्ट करें तो क्या वैल्यू मिलेगी यह हमने जाना। अच्छा, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। अच्छा, आपको क्या करना है, एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो आप कैसे करेंगे। और रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल क्या है और रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर क्या है यह हम समझ चुके हैं। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से कैसे डिवाइड किया जाए यह हमने जाना। और एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड किया जाए यह हमने जाना। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ अनदर फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड किया जाए यह सब टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। और इनके सब के वीडियो आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां जाके इन टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो वीडियो देख के आप उन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है डेसिमल। डेसिमल नंबर हम यहाँ पे करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले। तो उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा मल्टीप्लाइकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं यह हम यहाँ पे जानेंगे। ट्राई दिस पेज नंबर 36 के फाइंड हमने लिए हैं। तो देखिए, डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है यह हम समझेंगे। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 2.7 इंटू 4। 2.7 इंटू 4 हम कैसे मल्टीप्लाई करें यह आप जानिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ। 2.7 है जो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या करना है, 2.4 में जो 2.7 है इसमें जो पॉइंट है इस पे आप फिलहाल ध्यान मत दीजिए। इसे आप 27 मानिए और इसे आप 4 मानिए। 27 को हम 4 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, 7 4 जा 28 होता है ना। तो 28 का 8 आया। और 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है। 8 में 2 ऐड करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। तो 108 आ रहा है। अब यहाँ पे हम डेसिमल 2.7 है, यहाँ पे 27 तो है नहीं, तो अब हम डेसिमल कैसे लगाएंगे यह आप जानिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि 7 के बाद पॉइंट लग रहा है। 7 के बाद पॉइंट लग रहा है तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा है तो आप यहाँ पे भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो हमारा आंसर क्या आया, 10.8। 10.8 हमारा आंसर आ गया। 8 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया क्योंकि यहाँ पे भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो हमने यहाँ भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया और हमारा आंसर आ गया 10.8। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डेसिमल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। अब आप आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 1.8 इंटू 1.2। अब दोनों ही नंबर डेसिमल के हैं, हम इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करें यह आप जानिए। 1.8 है, एक नंबर है आपके पास 1.8, दूसरा नंबर है आपके पास 1.2। इन दोनों नंबर को आपस में करना है मल्टीप्लाई। आप पॉइंट पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, आप ये समझिए आपको 18 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए कि 12 8 जा क्या होता है, 96 होता है। तो 96 का 6 हमने यहाँ उतारा, 9 हमारा बचा है। अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 12 में 9 ऐड करिए, 21 आ जाएगा। ठीक है,
अब आप देखिए पॉइंट किस तरह से लगाएंगे, इस पे आप ध्यान देंगे। हमें आंसर मिला है 216, लेकिन ये तो पॉइंट में है। अब हम पॉइंट कैसे लगाएंगे? आप देखिए यहाँ 1 नंबर के बाद पॉइंट है और यहाँ भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है। तो आप देखिए 1 2 2 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, 1 और 2 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे और हम राइट हैंड साइड से कर पॉइंट लगाएंगे। इस साइड से पॉइंट नहीं लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट नहीं लगाएंगे, राइट हैंड साइड से पॉइंट लगाएंगे 2 नंबर के बाद। तो 1 एंड 2 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगाया तो हमें मिला 2.16। इसे आप 2.16 नहीं पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ेंगे 2.16। पॉइंट के बाद वाले नंबर हम इसी तरह से पढ़ते हैं 2.16। तो यहाँ आपको क्या मिला भाई? यहाँ आपको मिला 2.16 मिल गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ आ रहा है आपको? अब हम थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब आप देखिए भाई कि हमारे पास है 2.3, एक नंबर है मेरे पास 2.3 और दूसरा नंबर है 4.35। इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान मत दीजिए, आप समझिए ये 23 है और ये है 435। 23 को 435 से हम जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, आप वैसे ही इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करेंगे? पहले 5 से करेंगे। 5 3 जा क्या होता है? 15 होता है, 1 कैरी आया। 5 2 जा 10 होता है और 10 में मैं 1 ऐड करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 11। ठीक है, यहाँ क्रॉस का साइन लगाएंगे। 3 3 जा 9, ऐसे ही करते हैं हम मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, अब 4 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो क्रॉस लगेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप देखिए 4 3 जा 12 होता है, 1 कैरी आएगा, 4 2 जा 8 और 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ मुझे मिला 5, यहाँ मुझे मिल गया 10, यहाँ 6 7 8 9, यहाँ भी मुझे 10 मिलेगा और ये हो जाएगा 10। अब पॉइंट कैसे लगेगा, इस पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो टोटल कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे हम? 1 2 3, 3 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे राइट हैंड साइड से। 1 2 3, राइट हैंड साइड से 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे आंसर? हमें आंसर मिलेगा 10.005। 10.005 आंसर मिलेगा। इसको मैं कट कर देती हूँ और यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ 10.005। ठीक है, तो देखिए 10.005 आंसर मुझे मिल गया। अच्छा, अब हमने डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना सीख लिया है ट्राई दीज के ये 3 क्वेश्चन करके। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ट्राई दीज में ही सेकंड क्वेश्चन है, अरेंज द प्रोडक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो प्रोडक्ट आया है इन्हें आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट? डिसेंडिंग ऑर्डर से मतलब है बड़े से छोटा क्रम। आपको नंबर्स को बड़े से छोटे क्रम में जमाना है। एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे 30 है, 55 है और 21 है, ये नंबर आपके पास है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? बड़े से छोटा क्रम। तो सबसे पहले मैं 55 लिखूंगी, उसके बाद मैं 30 लिखूंगी क्योंकि 55 के बाद 30 है, फिर उसके बाद 21। तो ये नंबर हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में जम गए। अब ये पॉइंट में जो आंसर आए हैं उनको भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो कैसे जमाएंगे हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में, वह हम देखते हैं। अब देखिए भाई 10.8 है, 10.8 है, पहले का आंसर आया है 10.8, 2.7 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 10.8 आया। 1.8 और 1.2 को मल्टीप्लाई किया तो 2.16 आया और यहाँ पे 2.3 और 4.35 को मल्टीप्लाई किया तो 10.005 आया। अब हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या है? 10.8। 10.8 सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए 10.8। ठीक है, सेकेंड नंबर पे क्या है? 10.005, क्योंकि ये तो 2.16 है तो ये तो बड़ा नहीं होगा। 10.005, 10.005। आप ये ना समझिए कि यहाँ पे 3 नंबर है तो ये बड़ा है।
पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर होता है उसी से आइडिया लगाया जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे 8 है। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 8 है और यहाँ पॉइंट के बाद 0 है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 3 नंबर है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसलिए ये नंबर बड़ा है, ऐसा नहीं है। पॉइंट के बाद यहाँ 8 आया है, यहाँ 0 आया है, इसलिए 10.8 बड़ा है अकॉर्डिंग टू 10.005 के। पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर की वैल्यू होती है, बाद वाले नंबर की वैल्यू नहीं होती है। ऐसे तो मैं 10.8 के बाद और 3 जीरो 2 जीरो और लगा सकती हूँ, है ना? तो 10.800 भी कर सकती हूँ इसको। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि 10.8 बड़ा है अकॉर्डिंग टू 10.005 के, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 8 आया है और यहाँ पॉइंट के बाद 0 आया है। ठीक है, अब देखिए भाई 10.8, 10.005 और 2.16 तो इस तरह से हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर लिया है। अब हम ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल्स है कुछ, उनको भी करके देख लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 3.5 सेंटीमीटर है, आपको उसका पेरीमीटर बताना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। अगर इसकी एक साइड 3.5 सेंटीमीटर की है तो सेकंड और थर्ड साइड भी 3.5 सेंटीमीटर की होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको मालूम करना है तो भाई आपके पास दो तरीके हैं, 3.5 और 3.5। 3 टाइम है, 3 साइड है तो 3 टाइम होगा 3.5, 3.5 इनको आप ऐड कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर पता पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ज्यादा इजी रहेगा आंसर लेने के लिए। तो पेरीमीटर मालूम करना है हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये हमें बताना पड़ेगा। तो ऑल साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। पहला स्टेटमेंट तो आप ये लिखिए, ऑल साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, अच्छा, ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। दस पेरीमीटर क्या होगा, 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15, 5 यहाँ पे आया, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 9 में 1 ऐड कर दीजिए, 10 आ जाएगा। पॉइंट कैसे लगेगा, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 1 नंबर, यहाँ पे तो कोई पॉइंट है नहीं, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। राइट हैंड साइड से 1 नंबर क्या है, 5 के बाद पॉइंट, 10.5 हमारा आंसर आ गया। 10.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एग्जाम्पल 4 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या है, पेज नंबर 37 से लिया है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 7.1 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर। आपको रेक्टेंगल का एरिया बताना है। भाई रेक्टेंगल किस तरह का फिगर होता है, रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का फिगर होता है। अब उसकी लेंथ है 7.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, ये 7.1 है तो उसकी अपोजिट साइड भी उसके इक्वली है, वह भी 7.1 ही होगी। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये 7.1 है तो ये भी 7.1 होगा, और ब्रेथ अगर 2.5 है तो ये भी 2.5 होगा। ठीक है, अगर ये साइड 2.5 है तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर होगी। रेक्टेंगल कुछ इस तरह का फिगर होता है। आपको मालूम क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया, इसका मतलब इसके अंदर का पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है ये कितने सेंटीमीटर का है ये आपको मालूम करना है।
अब आपको पता है कि एरिया जो होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में मालूम किया जाता है। मैंने आपको बताया है कि एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में क्यों फाइंड करते हैं। एक बार आप और देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि एरिया को हम स्क्वायर सेंटीमीटर में क्यों फाइंड करते हैं। यहाँ एक बार और समझिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम है, इसमें कितने स्क्वायर बन सकते हैं। मान लीजिए इस डायग्राम में 12 स्क्वायर बन सकते हैं, टोटल 12 स्क्वायर बन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस रेक्टेंगल का एरिया है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 12 की जगह 15 स्क्वायर बनते टोटल, तो इसका एरिया होता 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया हम स्क्वायर सेंटीमीटर में क्यों निकालते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल कितने स्क्वायर बन रहे हैं, जितने भी स्क्वायर बने होते हैं वही एरिया हो जाता है ऑब्जेक्ट का। अब आपको हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम लेंथ और ब्रेथ को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो आप लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेक्टेंगल का एरिया आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो गिवन है वह हम पहले लिखेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है भाई, पहले आप लिखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इतनी है भाई। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 7.1 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 उसकी ब्रेथ है। आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इस तरह से बना देती हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितनी है भाई, लेंथ आपके पास है 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेथ क्या है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखिए 7.1 और 2.5 को जरा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यहाँ पे 7.1 2.5, आपको पॉइंट पे ध्यान नहीं देना, आप ये समझिए यहाँ 71 है और यहाँ 25 है। 25 की टेबल आती है तो ठीक है, नहीं तो 5 से पहले कर लीजिए फिर 2 से कर लीजिए। पहले 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ठीक है, क्रॉस लगाइए, 2 से कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। क्या मिला, 5 7, 4 और 3 कितना होता है भाई, 7 होता है ना। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1। पॉइंट कैसे लगाए इस पर ध्यान दीजिए। 1 यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है। तो आप क्या करिए, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाइए, 1 और 2। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो 1 और 2, 2 नंबर के बाद पॉइंट लग गया। आंसर क्या मिला मुझे, 17.75 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में फाइंड किया जाता है। ये जो हमने रफ वर्क किया इसको हम मिटा देते हैं, वरना आपको क्या होगा, आंसर क्लियर नहीं हो पाएगा कि भाई क्या काम किया गया है एक्चुअली। अब हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल 3 और 4 तो हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको अगले स्लाइड में बताती हूँ कि एक डेसिमल नंबर को 10 से, 100 से और 1000 से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, वह मैं आपको अगली स्लाइड में बता देती हूँ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। एक डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 से किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए वह हम अब देखते हैं। तो देखिए, ट्राई दिस पेज नंबर 38 से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, फाइंड करना है। 1 2 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे आप एक डेसिमल नंबर को 10 से, एक डेसिमल नंबर को 100 से और एक डेसिमल नंबर को 1000 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए वह सीखेंगे। तो देखिए, आपके पास डेसिमल नंबर है फर्स्ट पार्ट में 0.3 इंटू 10। 0.3 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, आप ऐसा करिए, 0 और 3 को लिख लीजिए, पॉइंट मत लिखिए, 0 और 3 आप ऐसे ही लिख लीजिए। और 10 में 1 0 है तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे 1 0 लगा लीजिए।
यहाँ पे 0 और 3 था, आपने भी 0 और 3 लिखा। 10 में 1 0 था, राइट हैंड साइड पे आपने भी 1 0 लगा दिया। अब पॉइंट आपको लगाना है 1 नंबर के बाद, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो आप भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए यहाँ। तो आपका आंसर क्या आया? 03.0, जिसे हम यहाँ पे 0 की, भाई पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आप किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने भी 0 लगा दो, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपका आंसर क्या आया? 3 आंसर मिला आपको। तो 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 आंसर मिलेगा। समझ रहे हैं ना आप कि भाई मैं 7 से पहले यहाँ 0 लगा दूं तो ये 7 ही तो है, ठीक है? इसी तरह से 3 से पहले यहाँ 0 लगा दी तो ये 3 ही है, क्योंकि इस 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, और पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट लगा के मैं एक 0 और लगा दूँ, तो भी ये 3 रहेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद भी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, और लेफ्ट हैंड साइड पे आप कितने भी 0 लगा दो किसी भी नंबर के, उस 0 की भी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है? तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल गया? यहाँ हमें आंसर मिल गया 0। ठीक है? क्या सॉरी 3 आंसर मिल गया। तो 0.3 जब 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमें आंसर क्या मिला? 3 आंसर मिल गया। ठीक है? अब देखिए 1.2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1.2 का आप पॉइंट हटा दीजिए और आप यहाँ पे 1 और 2 लिख लीजिए। पॉइंट मत लिखिए, 1 और 2 लिख दीजिए। 100 में 2 0 है, आप भी 2 0 लगा दीजिए। ठीक है? अब आपको पॉइंट लगाना है 1 नंबर के बाद। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, तो आप भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए इस तरह से। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि 1.2 जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर मिला 120.0। 120.0 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट हैंड साइड पे पॉइंट के बाद अगर 0 लगा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है? हमारा आंसर क्या है? 120 आंसर है हमारा। ठीक है? और किसी भी नंबर के पहले आप कितने भी 0 लगा दो, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। 7 से पहले मैं कितने भी 0 लगा दूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे ये 7 ही रहेगा। ठीक है? क्लियर हो रहा है आपको? अब आप देखिए इसका थर्ड पार्ट भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है? 56.3 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो 56.3 है तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, 563 लिख लीजिए, और 1000 में 3 जीरो है, आप भी यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है? 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड से 3 के बाद पॉइंट है, तो आप भी क्या करिए? यहाँ 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाऊंगी तो मेरा पॉइंट लगेगा यहाँ पे, राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, तो मुझे आंसर क्या मिला? 56,300 आंसर मिल गया। तो इस तरह से किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से 100 से 1000 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी एक्सरसाइज 2.4 करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सभी कवर कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर देंगे। तो भाई वीडियो को देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में अपनी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।